हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडी बूट कैम्प। और बच्चों, इस चैनल पे हमने एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम नीट यूजी का जो सिलेबस है वो धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। इस स्पेस पे कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर दिन का थोड़ा समय भी अपना देंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा अगर उन्होंने पहले से पढ़ रखा है, और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज़ कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आई रियली होप कि ये जो सीरीज़ है काफ़ी बच्चों को पसंद आएगी। कुछ बहुत ही बेहतरीन इमेजेस और विजुअल्स के ज़रिए आपको चीज़ें आसान तरीके से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश में आप भी हमारा पूरा साथ देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके इन लेक्चर्स से। और अभी हम फ़िलहाल ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर चुके थे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो क्लास 11th का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन सिग्निफिकेंट पार्ट है। अच्छे खासे क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसमें, और उसके अंदर जो भी चैप्टर्स आते हैं उनमें से हमने सबसे पहला वाला चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके एक चैप्टर है, उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं अलग अलग। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल नए हैं, अगर आप पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हैं, इस चैनल पे हैं, तो इससे पहले 9 पार्ट्स इस चैप्टर के मैंने छोटे छोटे डाल रखे हैं, और उनके अंदर सभी चीज़ें हमने कवर की हैं काफ़ी अच्छे से, डिटेल में जितना रिक्वायर्ड है उतना सारा कुछ कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो अगर आप वो वीडियोस देखते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो आई रियली होप कि आपको बेहतर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि आज का जो हमारा पार्ट है उसके लिए आपने अगर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भी पहले सुना होगा तो भी आप समझ पाएंगे, और वो जो पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स का। तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है बेटा, और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं अलग अलग सिस्टम्स के डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो हम एक साथ सारे डिसऑर्डर्स कभी कंपाइल करके एक वीडियो के अंदर डाल देंगे, लेकिन अभी क्या है कि हर एक सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत समझते रहना, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर ये एक वीडियो बनाई है अभी, और बना ही रहा हूँ, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया का बेसिक मतलब है कि भाई टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाता तो हम उसे नाम क्या देते हैं, हाइपोक्सिया। और ये हाइपोक्सिया जो है ये अलग अलग टाइप्स से हो सकता है, तो हम समझते हैं इसको। सबसे पहला जो हाइपोक्सिया होता है वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि भाई एटमॉस्फेयर में जहाँ वो पर्सन बैठा हो वहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, तो इसे हम हाइपोक्सिक या एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया कहते हैं। मतलब मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ नेचुरली ही एयर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑब्वियस सी बात है टिश्यूज को भी कमी होगी। तो ये जो हाइपोक्सिया होता है इसे हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया या एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। ठीक है, lack of oxygen in tissues. So this is what I mean by hypoxic hypoxia.
भाई एटमॉस्फेयर में ही कम है इसलिए तुम तक भी कम पहुंच रहा है, सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है बेटा। दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड अनीमिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया कहते हैं इसे। अब देखो अनीमिक हाइपोक्सिया का क्या मतलब है बेटा, देखो एटमॉस्फेयर में मान लेते हैं कि भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम तो बेटा हीमोग्लोबिन ही करेगा, कोई और तो करेगा नहीं, आरबीसी करेगा। अब मान लो कि भाई बंदे को अनीमिया है, ड्यू टू अनीमिया। अब अनीमिया है तो आरबीसी है नहीं बॉडी में, हीमोग्लोबिन है नहीं, तो अगर हीमोग्लोबिन और आरबीसी की ही कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन बाहर होते हुए भी, एटमॉस्फेयर में होते हुए भी ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाएगा। सिंपल है। अरे हाँ या नहीं, सिंपल बात है बेटा। एटमॉस्फेयर में भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन किंतु परंतु समस्या ये है कि उस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाने वाला जो हमारा मेन कंपोनेंट है आरबीसी और उसके अंदर हीमोग्लोबिन, यही नहीं है। और तुम्हें पता है कि आरबीसी की कमी को हम अनीमिया कहते हैं, तो ये अनीमिक है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज कॉल्ड इस्केमिक हाइपोक्सिया। इस्केमिक हाइपोक्सिया, ठीक है, इस्केमिक हाइपोक्सिया। अब देखो मान लो कि एटमॉस्फेयर में भी बिल्कुल बराबर ऑक्सीजन है, ऐसे लैक नहीं है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी सब बराबर है, लेकिन जिन ब्लड वेसल्स से, सुनना ध्यान से, मान लो कि ये ब्लड वेसल है, इसके थ्रू कोई ट्रांसपोर्ट होना था ऑक्सीजन का, और इस ब्लड वेसल के अंदर किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से जो ऑक्सीजन जा भी रहा होगा वो यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस्केमिया का लिटरल मीनिंग होता है बेटा ब्लॉकेज। तो अगर सारी चीजें सही हो और ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो हम उसे नाम देते हैं इस्केमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, is hindered due to blockage of vessels। चमका, तो वेसल्स की ब्लॉकेज के कारण इस्केमिक हाइपोक्सिया होता है। और लास्ट होता है हमारा जिसे हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक या फिर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। साइटोटॉक्सिक या फिर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। सर ये क्या चीज होती है सर, थोड़ा बताएं जरा इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है ना बेटा कि सब कुछ सही है, हाँ तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा उस टिश्यू में है जिस टिश्यू के पास ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि इस केस में उस टिश्यू के पास ही इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस भरे हुए हैं, इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस भरे हुए हैं कि भाई वो टिश्यू ऑक्सीजन ले ही नहीं रहा है। दैट टिश्यू इज नॉट टेकिंग ऑक्सीजन, वो टिश्यू ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा। मतलब लेके जाने वाला भी सही है, रास्ता भी क्लियर है, किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज नहीं है, और एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, आरबीसी वगैरह की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कमी कहाँ आ रही है? भाई टिश्यू ही गड़बड़ है, टिश्यू के अंदर इतने टॉक्सिन इकट्ठे हो चुके हैं कि अब वो डिफ्यूजन होने नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं हमारे, ठीक है, दे हैव accumulated क्या accumulate कर लिया? टॉक्सिन्स दैट प्रिवेंट, ऐसे टॉक्सिन्स जो कि प्रिवेंट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि प्रिवेंट करते हैं बेटा किसको? ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को। आ रही है बात समझ में या नहीं? सो दीज आर सम कॉमन टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। अब हम जो दूसरा डिसऑर्डर पढ़ेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एस्मा। तो एस्मा के केस में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है बच्चे। इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर, एलर्जी है एक टाइप की। ठीक है, तो एलर्जी किस चीज से हो सकती है बेटा? स्मोक से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, ड्राई एयर से हो सकती है। लेकिन इस एलर्जी के अंदर क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं
ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में। तो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्री का एक पार्ट है। अगर आपने नहीं ये पार्ट देखा तो मैं आपको अभी तुरंत एक बार दिखा देता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है। और ये रहे ब्रोंका एंड ब्रोंकस, हियर इट इज। तो जैसे ये ट्रैकिया है बच्चों, और ये ट्रैकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ये सेकेंडरी, और ये ब्रोंक्यूल्स। तो इस तरीके का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ट्री जैसा, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मसल्स का। स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है बच्चों, ब्रोंकियोस्पाज्म कहते हैं उसको, और उसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। और इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम ब्रोंकियोस्पाज्म कहते हैं, वी कॉल इट ब्रोंकियोस्पाज्म। एंड यहाँ पर साथ में इसका इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, and they all these conditions lead to difficulty in breathing, ठीक है, it leads to difficulty in breathing। और फिर आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि भाई जो ये एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, एस्मा के पेशेंट्स होते हैं, ये अपने साथ एक ऐसा इनहेलर रखते हैं, एक अपना पंप रखते हैं ऐसा, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामिन यूज होता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट आया है ना अभी अभी कि ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने आप और डिफिकल्टी हो रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लंग्स के आसपास बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज हो गया है। तो हिस्टामिन के कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स को फुला देना, ब्रोंक्यूल्स को सिकुड़ा देना, और उन सब के कारण ऐसा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हम उसको ट्रीटमेंट के नाम पर क्या दे देते हैं बेटा, ट्रीटमेंट के नाम पर हम दे देते हैं एंटी हिस्टामिन, कि भाई इनहेल कर ले खुश रहे, ठीक है। तो इनहेल कर ले और खुश रहे। आ रही बात समझ में या नहीं। तीसरा जो होता है हमारे पास, दैट इज ब्रोंकाइटिस। तो तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। किसका इन्फ्लेमेशन है भाई, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाना, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से पेनफुल ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेनफुल ब्रीदिंग एंड कफिंग, कफिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम देखने को हमें मिलती है। फिर हमारे पास एक डिजीज होती है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लंग्स, एंड दैट इज कॉल्ड एम्फाइसेमा। और जो एम्फाइसेमा नाम की ये डिजीज है, तो ये किस वजह से होता है, मोस्टली ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग। देखिए थोड़ा बहुत धुआं तो डेली बेसिस पे सभी की बॉडी के अंदर जाता है ना, सभी की बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत धुआं जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का धुआं हो गया, ऑटोमोबाइल्स का धुआं हो गया, थोड़ा बहुत तो जा ही रहा है। लेकिन अगर उसके अतिरिक्त भी कोई स्मोक करता है, सिगरेट या कुछ इस तरीके के पदार्थ, है ना, ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल हैं, इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, तो अगर ऐसा कुछ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर गड़बड़ जो होती है उनमें से एक एम्फाइसेमा भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्वेओलाई वॉल है ना, वो इरिटेट हो जाती है बहुत ज़्यादा जब धुएं से। तो उसके आसपास के जो मैक्रोफेजेस और जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, वो प्रोटीएज रिलीज करने लगते हैं। इलास्टेज नाम का एक प्रोटीन, डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करने लगते हैं। तो उसकी वजह से एल्वेओलाई वॉल का बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है, और साथ में लंग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि इलास्टिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम होता है। इलास्टिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम होता है। तो अगर इलास्टिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट कर देगा कोई सेल, कोई एंजाइम, तो वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डीप ब्रीदिंग में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है विद ब्रीदिंग।
ठीक है, और पेनफुल ब्रीदिंग, कफिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना बेटा, वो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, देखो प्रोटीएज एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हुआ है, तो हम ऐसा कुछ डालते हैं एंजाइम जो उस प्रोटीएज एक्टिविटी को ब्लॉक कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक कंपाउंड होता है, एक हमारे पास एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा एंड ऑब्वियसली दैट पर्सन नीड्स टू क्विट स्मोकिंग। अगर ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेता है और साथ साथ वो अगर स्मोकिंग भी कंटिन्यू रखता है, तो फिर बहुत ज़्यादा फायदा उसे होने वाला नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है बेटा, अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लेकिन अपने ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ, ऑक्यूपेशन यानी पेशा, कि काम क्या करता है। अब जैसे इमेजिन करो, जैसे हम लोग टीचर्स हैं, तो हम लोगों की लाइफ में जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो डस्ट होती है, चौक की जो डस्ट होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है ना। तो भाई इनिशियली पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बहुत सारी डस्ट जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी और कुछ ना कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स का तो देखो ऐसा है ना कि उनको हमेशा राइनाइटिस रहता ही है, मतलब उनकी नाक जो है ना हमेशा जाम रहती है या हमेशा ही रनी होती है, कुछ ना कुछ उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड गड़बड़ चलती ही रहती है। पर चलो कैल्शियम कार्बोनेट जैसा भी है, इतना नुकसान नहीं करता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। वो ऐसे भी हो सकते हैं जो अगर ध्यान ना दिया जाए समय रहते, मेजर्स ना लिए जाए, तो हो सकता है कि जो सफरर है उसको अपना जीवन भी देना पड़ जाए। हाँ, फेटल हो सकता है, मार ही सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास क्यों हो रहा है ये, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ या टू अ पर्टिकुलर डस्ट। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डस्ट है, जैसे कहीं सीमेंट का डस्ट है, ठीक है, या कहीं पे चौक का डस्ट है, या कहीं पे फाइबर्स का डस्ट है कपड़ों का, तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्क प्लेस सबसे कॉमन एग्जांपल है कि वर्क प्लेस पे, ठीक है, क्या हो सकता है। अब जैसे कोई अगर मान लो कि बंदा है और वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो मेनली धुआं वगैरह, जो धूल वगैरह उड़ती है, वो सीमेंट की उड़ती है, तो उसकी बॉडी के अंदर वो बहुत सारा सीमेंट इकट्ठा होने लगेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये पर्टिकुलर डस्ट जो है, इसका ओवर एक्सपोजर होने के कारण, दिस पर्टिकुलर डस्ट, इसकी वजह से ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन लंग्स, और लंग्स के अंदर धीरे धीरे करके जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है, तो ये कॉज करता है लंग फाइब्रोसिस। नाउ व्हाट इज लंग फाइब्रोसिस? तो लंग्स के अंदर हार्ड फाइबर्स का डिपोजिशन इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फाइब्रोसिस वाली स्टेज और आगे बढ़ी, तो इट माइट डेवलप इनटू सम काइंड ऑफ कैंसर। तो सीरियस तो ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सीरियस नहीं है। लेकिन डस्ट सर किस किस तरीके के हो सकते हैं भाई? देखो सबसे कॉमन डस्ट होता है सिलिका डस्ट। सीमेंट इंडस्ट्री में हो, अगर ग्लास इंडस्ट्री में हो, अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हो, अगर, तो सिलिका का डस्ट तो आएगा ही आएगा। और अगर आप किसी ऐसे शहर में भी रहते हैं मान लीजिए, और डेली आप आना जाना करते हैं ऐसे शहर में जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जोर से चल रहा है, जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स, सड़कें बन रही हैं, तो वो भी क्या है कि कंटिन्यूसली सिलिका बेस्ड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते रहते हैं, सब्सटेंसेस का, और आपके भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर वो पक्का जाएगा ही जाएगा सिलिका डस्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स जो होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री वाले जो होते हैं, और जो हमारे ग्लास इंडस्ट्री वाले होते हैं, ग्लास की फॉर्मेशन में भी थोड़ा बहुत सिलिका यूज़ होता है, तो हर उस जगह पर ये है। और सिलिका डस्ट के लंग्स में इकट्ठे होने की वजह से हम उसको कंडीशन को बोलते हैं सिलिकोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? सिलिकोसिस। ऐसे एक मटेरियल होता है जो दिखने में तो थोड़ा सीमेंट जैसा ही होता है, सीमेंट से थोड़ा अलग है, टॉक्सिक भी ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड एस्बेस्टोसिस।
तो एस्बेस्टॉस जो होते हैं ये ऐसा मटेरियल था जिससे पहले वो जो छतों पे डलने वाली होती थी ना, आजकल तो टीन की बनती है, टीन की बनती है, फाइबर की बनती है, प्लास्टिक की बनती है, किसी टाइम पर वो ऐसा सीमेंट जैसा दिखने वाला एक मटेरियल होता था, उसे हम एस्बेस्टॉस कहते थे। और उसका जो डिपोजिशन है हमारे लंग्स में उसे हम एस्बेस्टोसिस कहते हैं। और एस्बेस्टोसिस के कारण कभी कभी कैंसर भी डेवलप हो जाता है। इस चक्कर में आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एस्बेस्टोस। कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि कोई बच्चा जो है वो कोई बच्चा कह रहा हूँ, कोई बंदा जो है वो अगर कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है या कपड़ों वाली इंडस्ट्री में काम करता है, तो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं कॉटन के, वो आकर लंग्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा बिसिनोसिस। इसे हम नाम देते हैं बिसिनोसिस। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन आई गेस बिसिनोसिस ही होना चाहिए, बाइसिनोसिस हो या व्हाटएवर हो, बट हाँ ये कॉटन फाइबर के एक्यूमुलेशन के लिए टर्म ये यूज होता है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज अबाउट कॉटन फाइबर। फिर हमारे पास होता है कोल डस्ट। अब कोल डस्ट में कौन, अब जैसे जो थर्मल पावर प्लांट्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मेन जो हम यूज करते हैं फ्यूल वो कोल है, और या फिर कोई कोल माइन में ही काम करता हो, तो कोल का बहुत सारा एक्यूमुलेशन होने लगता है लंग्स में, एंड उस कंडीशन को हम नाम देते हैं न्यूमोकोनियोसिस। क्या नाम देते हैं हम? न्यूमोकोनियोसिस। और ये जो न्यूमोकोनियोसिस है इसको हम एक नाम और देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट ब्लैक लंग डिजीज, क्योंकि कोल डस्ट के कारण जो लंग्स हैं वो ब्लैक कलर का अपीयरेंस देने लगते हैं, ब्लैक कलर का अपीयरेंस देने लगते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम डिसऑर्डर्स, और इसको अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट था, एंड आई रियली होप कि ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ और ये मैं सजेशन भी दूंगा कि आप कंप्लीट सीरीज़ देखें। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और मैं ऐसे ही अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मैं डाल सकूँ समय रहते। तो आप लोग भी अपने वैल्यूबल सजेशंस मुझे कमेंट में बताते रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको बहुत पसंद आया तो, और साथ में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स में आपको मेनली ज़्यादा दिक्कत आती है, या जो भी आपको कुछ हेल्प चाहिए। तो जब तक मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढता, तब तक तो हमारे पास कमेंट्स हैं ही, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अभी के लिए विदा लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड और साथ में आप जो भी अपनी सेहत है उसका भी ध्यान रखें, पढ़ते भी जाएं और सिलेबस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर।